नमस्कार दोस्तों, फैसला एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं हिंदी व्याकरण टॉपिक टेस्ट सीरीज़। दोस्तों, आपने हिंदी व्याकरण अलग अलग कोचिंगों के अलग अलग टीचरों के माध्यम से, अलग अलग टेक्स्ट बुक्स के माध्यम से पढ़ने और समझने का तरीका अलग अलग रहा होगा, लेकिन हमने जो पढ़ा है उसको स्थायी कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, जो पढ़ा हुआ है उसको स्थायी बनाने के लिए हम लेके आए हैं आज टेस्ट सीरीज़। तो करते हैं शुरुआत टेस्ट सीरीज़। इस टेस्ट सीरीज़ में आज का टॉपिक है हमारा संज्ञा। तो संज्ञा के टॉपिक से संबंधित हम आज 40% लेके आए हैं। तो आप ध्यान से पढ़िए और ध्यान से पढ़कर उत्तर दीजिए और साथ में इसकी व्याख्या भी करते रहेंगे। तो करते हैं शुरुआत दोस्तों। पहला प्रश्न, मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन 1 माधुर्य मधुरता, ऑप्शन 2 मधुरता माधुरी, ऑप्शन 3 माधुर्य मधुरिमा, ऑप्शन 4 मधुरिमा और मधुरता। तो बताइए दोस्तों, दीजिए इसका सही आंसर। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 1 नंबर, माधुर्य और मधुरता। करते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या। देखिए दोस्तों, भाववाचक संज्ञा किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सुख, बचपन, सुंदरता। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा कुछ अव्यय पदों के साथ प्रत्यय के मेल से भाववाचक संज्ञा बनती हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मधुर शब्द विशेषण है और मधुर विशेषण में यह प्रत्यय लगने से माधुर्य बना है, और इसी प्रकार मधुर में ता प्रत्यय लगने से मधुरता बना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 माधुर्य और मधुरता। तो देखते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। मधुर शब्द में मूल शब्द मधु हैं और मधु का विशेषण मधुर होता है, और भाववाचक संज्ञा माधुर्य है, जैसे सुंदर, सौंदर्य। मधुरता भी भाववाचक संज्ञा है। तो ये था पहला प्रश्न और उसकी व्याख्या। दोस्तों, आशा करता हूँ पहला प्रश्न आपके अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता, इस वाक्य में विश्वास है। अकर्मक क्रिया, जातिवाचक संज्ञा, गुणवाचक विशेषण और भाववाचक संज्ञा। दीजिए सही उत्तर दोस्तों इसका। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 भाववाचक संज्ञा। देखिए दोस्तों, भाववाचक संज्ञा किसी गुण, दशा, स्वभाव, कार्य, भाव या स्वभाव का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा मैंने आपको अभी बताई थी। भाववाचक संज्ञा किसी गुण, दशा, स्वभाव, कार्य, भाव या स्वभाव का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे गुण, दोष, चौड़ाई, लंबाई, सुंदरता, कुरूपता, चतुरता। दशा में जैसे बुढ़ापा, यौवन, प्यासा। भाव में आशा, स्वार्थ, शत्रुता, क्रोध, शांति। कार्य सहायता, विश्वास, प्रशंसा, सलाह। देखिए दोस्तों, अपना विश्वास था तो विश्वास इसमें आ गया, तो ये भाववाचक संज्ञा है। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, भाववाचक संज्ञा का कोई आकार, बनावट, रंग, रूप नहीं होता है। इन्हें देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। जैसे
बच्चा को देख सकते हैं लेकिन बचपन को नहीं, अतः बचपन भाववाचक संज्ञा हुई है। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय के साथ प्रत्यय के मेल से बनती हैं। तो ये था दोस्तों दूसरा प्रश्न और उसकी सही व्याख्या। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है विदुषी, विधाता, विदिता और वरदान। तो दीजिए दोस्तों इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए दोस्तों, विद्वान इसमें विशेषण है और विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती हैं। तो विद्वान में ता प्रत्यय लगने से विदिता बन गया। उसी प्रकार और भी शब्द हैं, उदार से उदारता, वीर से वीरता, सरल, सरल में ता प्रत्यय लगने से सरलता। तो इसी प्रकार विद्वान में ता प्रत्यय लगने से हो गया विदिता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं दोस्तों और प्रश्न नंबर 4, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था वाक्य में धोखा संज्ञा है भाववाचक, समुदायवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो दीजिए दोस्तों इसका सही आंसर। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। किसी भाव, अवस्था, गुण तथा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सुख, बचपन, सुंदरता। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों धोखा में भाववाचक। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाते हैं वह कहलाते हैं अविकारी, एकार्थी, अव्यय और विकारी। दीजिए दोस्तों इसका सही आंसर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा विकारी। देखिए दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद किए जाते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द क्या होते हैं तो पढ़ते हैं दोस्तों। विकारी शब्द वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया। इसी प्रकार अविकारी या अव्यय शब्द वे शब्द जिनका रूप में लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार विकार उत्पन्न नहीं होता, अर्थात इन शब्दों का रूप सदा एक सा बना रहता है। अव्यय या अविकारी होते हैं और अव्यय अविकारी 5 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपात। ये था प्रश्न नंबर 4 और इसकी सही व्याख्या दोस्तों। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोधी, क्रोध और क्रोधित। तो दीजिए दोस्तों इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्रोध। क्रोध को देख सकते हैं, देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, अतः यह भाववाचक संज्ञा है।
देखिए ये इसकी व्याख्या है, क्रोध को देख नहीं सकते केवल महसूस करते हैं, अतः यह भाववाचक संज्ञा है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 7। इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? मित्रता, पंडित, इच्छा और चन्ना। दीजिए दोस्तों इसका सही आंसर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा मित्रता। मित्र शब्द जातिवाचक संज्ञा है और जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। जैसे मित्र से मित्रता, मानव से मानवता, प्रभु से प्रभुता, पशु से पशुता। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मित्रता। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों इसमें एक शब्द है पंडित। पंडित जातिवाचक संज्ञा है जिसकी भाववाचक संज्ञा पांडित्य होता है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8। संज्ञा का प्रकार नहीं है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देशवाचक और भाववाचक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 देशवाचक। यह संज्ञा का प्रकार नहीं है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक ये संज्ञा के प्रकार होते हैं। और करते हैं दोस्तों इस प्रश्न के बारे में सही व्याख्या। संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं। व्यक्तिवाचक, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान या विशेष प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम गौतम बुद्ध, सीता, सुरभि। प्राणियों के नाम ऐरावत हाथी, सोना हिरणी, कपिला गाय। स्थानों के नाम दिल्ली, भारत, अमेरिका। वस्तुओं के नाम कावेरी, रामायण, कुरान, नीलगिरी। दूसरी है जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ अथवा समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नर, नारी, फल, ग्रंथ, पुस्तक, नदी, देश, झरना आदि। देखिए दोस्तों जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद माने गए हैं, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तीसरा भेद है इसका संज्ञा का भाववाचक संज्ञा, जिसे संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, दशा, धर्म, भाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त तथा क्रिया के मूल रूप भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ये था दोस्तों प्रश्न नंबर 8 और उसकी व्याख्या। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है। वाक्य में सेना संज्ञा है। दीजिए तो ऑप्शन नंबर 1 जातिवाचक, ऑप्शन नंबर 2 समुदायवाचक, ऑप्शन नंबर 3 भाववाचक, ऑप्शन नंबर 4 व्यक्तिवाचक। तो दीजिए दोस्तों इसका सही आंसर। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा समुदायवाचक। करते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो समुदायवाचक संज्ञा क्या है? जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जहाँ भी समूह होगा वहाँ एक से अधिक सदस्यों की संभावना होगी। जैसे दरबार, सभा, कक्षा, परिवार, झुंड, भीड़, जुलूस, सेना, टीम, दल सभी समूहवाचक शब्द हैं।
ध्यान रहे, इन शब्दों का प्रयोग एक वचन में ही होता है क्योंकि यह एक ही जाति के सदस्यों के समूह को एक इकाई के रूप में व्यक्त करते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे द्रव या पदार्थों का बोध कराते हैं जिनसे अनेक वस्तुएं बनती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। द्रव पदार्थ का बोध कराने वाली संज्ञा को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे स्टील, लोहा, पीतल, लकड़ी, प्लास्टिक, ऊन, सोना, चांदी आदि। ध्यान रहे, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग प्राय एक वचन में ही किया जाता है क्योंकि ये सब गणनीय होते हैं। तो ये थी दोस्तों प्रश्न नंबर 9 की सही व्याख्या, और इस प्रश्न का सही आंसर होगा समुदायवाचक, ऑप्शन नंबर 2। भारतीय सेना बहुशक्तिशाली है, वाक्य में सेना संज्ञा है, अतः जातिवाचक संज्ञा के दो भेदों में समुदायवाचक और द्रव्यवाचक, तो इस सेना शब्द में आएगा समुदायवाचक। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी, गुणदोष आदि, दिशाएं आदि, आभूषण आदि। तो दोस्तों दीजिए इसका सही आंसर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, गुणदोष आदि। करते हैं इसकी सही व्याख्या। गुण दोष अवस्था, कार्य, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया के मूल रूप भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, गुण दोष आदि। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 11। चलते रहिए दोस्तों, आगे भी इससे अच्छे से प्रश्न आने वाले हैं और प्रश्नों की व्याख्या भी बताते रहेंगे। आप बने रहिए अंत तक। कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा? देखिए मधुर है, मधुर शब्द विशेषण है और इसमें कौन सा प्रत्यय लगाए ताकि यह शब्द प्रत्यय लगने के बाद में भाववाचक संज्ञा हो जाए। तो ऑप्शन नंबर 1 तो है, ऑप्शन नंबर 2 त्वा, ता, ऑप्शन नंबर 3 तम और ऑप्शन नंबर 4 पन। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ता। जैसे उदार में उदारता, वीर में वीरता, सरल से सरलता, इसी प्रकार मधुर में मधुरता। प्रश्न नंबर 12। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है पद, विकारी शब्द, अविकारी, पदबंध। दीजिए दोस्तों इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अविकारी। करते हैं दोस्तों चलते हैं दोस्तों आगे। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। वाक्य में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। दीजिए दोस्तों इसका सही आंसर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 भाववाचक संज्ञा। करते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या। देखिए बुड्ढा जो शब्द हैं
में जातिवाचक संज्ञा है, और जातिवाचक संज्ञा में प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। तो बुढ़ा जातिवाचक संज्ञा में आपा प्रत्यय के योग से भाववाचक संज्ञा का रूप होगा बुढ़ापा। इसी प्रकार बहन में आपा प्रत्यय लगाने से बहनापा। वर्ध की भाववाचक संज्ञा वार्धक्य। तो ये थी दोस्तों इसकी व्याख्या। आशा करता हूँ दोस्तों आपके ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? मोहन, नदी, हरियाली और अयोध्या। तो देखिए दोस्तों, मोहन तो एक व्यक्ति का नाम है। नदी जातिवाचक संज्ञा में आ जाती है। अयोध्या भी एक स्थान विशेष का नाम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। तो यहाँ क्या बचा? हरियाली। तो यहाँ भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा में क्या बताते हैं? किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ हरियाली अवस्था है। हरियाली किसी दशा का भाव दे रही है। चलते हैं दोस्तों आगे। इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 मांडवी, ऑप्शन नंबर 2 घरेलू, ऑप्शन नंबर 3 भला, ऑप्शन नंबर 4 स्वतंत्र। तो दीजिए दोस्तों इसका सही आंसर। देखिए दोस्तों, हम बहुत कोचिंगों में पढ़ लेते हैं, टेक्स्ट बुक्स में पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें पढ़े शब्द अधिकतर याद रह पाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ मांडवी शब्द है। घरेलू यह जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। भला यह भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। स्वतंत्र ये भी भाववाचक में आ जाएगा। देखिए मांडवी तो यह अलग, जो कि हमारे शब्दकोश में बहुत कम मिलता है। तो इस प्रकार आपको शब्दकोश भी मजबूत बनाना है और ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से ज्ञात करना है। तो ऑप्शन देखिए, घरेलू पर हुआ शब्द है। भला, स्वतंत्र ये सब पढ़े हुए हैं। जैसे मांडवी नहीं है तो इन शब्दों से आप पता लगा सकते हैं। जैसे घरेलू जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगी, भला भाववाचक, स्वतंत्र भाववाचक। तो यहाँ बचा क्या? मांडवी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मांडवी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मांडवी। चलते हैं दोस्तों आगे। निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी हैं? शत्रुता, वीर, मनुष्य और गुरु। दीजिए दोस्तों इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा शत्रुता। देखिए दोस्तों, ये वीर, मनुष्य, गुरु ये सब विशेषण शब्द हैं। और शत्रु तो इसमें ता प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बना दी। तो इसका सही आंसर शत्रुता। इसी प्रकार वीर से भी वीर में भी ता प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है, वीरता। गुरु में भी त्वय प्रत्यय जोड़कर गुरुत्व, ए प्रत्यय जोड़कर गौरव। इसी प्रकार मनुष्य में भी त्वय प्रत्यय जोड़कर मनुष्यत्व। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा शत्रुता। शत्रुता में भाववाचक संज्ञा है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 17। निम्न में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना, आम। तो दीजिए दोस्तों इसका सही आंसर। गाय, पहाड़, यमुना, आम। व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए दोस्तों,
व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती हैं? व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है यमुना। यहाँ नदी विशेष का नाम आया है, न कि नदी। यहाँ स्थान विशेष का नाम आया है, जैसे जयपुर, गंगा, ताजमहल, हिमालय। तो ये क्या है? ये सब स्थान विशेष का नाम आया। तो यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए इसकी सही व्याख्या, नदी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यमुना नदी का एक नाम है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 18, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई और उतराई भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए दोस्तों, चतुराई, लड़ाई, उतराई ये सब भाववाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ मिठाई शब्द आया है। तो यहाँ अगर मीठा शब्द होता तो मीठे का भाव देता, लेकिन यहाँ शब्द आया मिठाई, तो यह जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ मिठाई जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, यहाँ भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, मिठाई। चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? लोहा, घड़ी, तेल, दूध। दीजिए दोस्तों इसका सही आंसर। देखिए दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा की दो भेद होते हैं, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। तो द्रव्यवाचक में जो खनिज पदार्थ हैं, नाप तोल की वस्तुएं, ये सब आ जाती हैं। देखिए लोहा, तेल, दूध, इनसे क्या है? इनसे कभी भी अनेक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, लेकिन घड़ी इसका तो द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों घड़ी। देखिए लोहा, तेल, दूध से कई अन्य वस्तुएं बनती हैं, अतः तीनों द्रव्यवाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? रामायण पुस्तक का नाम आ गया, पटना स्थान विशेष का नाम आ गया, औरत और गंगा। तो गंगा भी एक नदी का नाम है, नदी विशेष का नाम आ गया। तो औरत यह एक पूरे वर्ग विशेष का बोध करा रहा है, तो यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इसका सही आंसर औरत। प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। तो चलते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों चलते रहिए, आप आगे भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे जो आपको आपकी तैयारी को बहुत मजबूत करेंगे, आपकी पढ़ाई के कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, कन्फ्यूजन बहुत कम से कम होगा। आप बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 5, ऑप्शन नंबर 2 2, ऑप्शन नंबर 3 6, ऑप्शन नंबर 4 7। तो बताइए दोस्तों इसके सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अर्थ के आधार पर संज्ञा के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। इसी प्रकार पदार्थ के आधार पर भी संज्ञा के दो भेद बताए हैं, पदार्थवाची और अपदार्थवाची। पदार्थवाची में व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा आ जाती है, और अपदार्थवाची में भाववाची आ जाती हैं। इसी प्रकार सजीव और निर्जीवता के आधार पर भी दो भेद होते हैं,
प्राणीवाचक संज्ञा और अप्राणीवाचक संज्ञा। इसी प्रकार गणना के आधार पर दो भेद होते हैं, गणनीय संख्या और अगणनीय संख्या। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन भेद होते हैं, यौगिक रूढ़ और यौगिक रूढ़। और गति के आधार पर भी संज्ञा के दो भेद होते हैं, सहचरवाची गतिशील और अचरवाची। और अर्थ के आधार पर दो भेद होते ही हैं, सार्थक और निरर्थक। तो ये थी दोस्तों प्रश्न नंबर 21 की सही व्याख्या। बने रहिए दोस्तों हमारे वीडियो में अंत तक। अब बहुत अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। जातिवाचक संज्ञा बताइए। लड़की, गंगा, श्याम और दुख। देखिए दोस्तों, गंगा स्थान विशेष का नाम आ जाएगी, यह तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। श्याम एक व्यक्ति का नाम आ जाएगा। और दुख में भाव आ जाता है, सुख दुख, तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी लड़की। जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की जाति या पूरे वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, लड़की, घोड़ा, मोर, सेना, सभा आदि। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों लड़की। चलते हैं दोस्तों, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, अव्यय। तो दीजिए दोस्तों इसका सही आंसर। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। प्रेम, प्यार, प्रेम, ये सब भाव दे रहे हैं तो यह भाववाचक संज्ञा होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भाववाचक संज्ञा। चलते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर उपलब्ध हो सके। और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलते हैं दोस्तों आगे। अविकारी शब्द होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। तो दोस्तों सब दो प्रकार बताई थी आपको, विकारी और अविकारी, जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर जो परिवर्तन हो जाता है उन्हें तो विकारी शब्द कहते हैं। और जिन पर लिंग, वचन, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता और वे अपरिवर्तन रहते हैं, सदा एक से बने रहते हैं, वे अव्यय और अविकारी होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा अव्यय, ऑप्शन नंबर 4। जातिवाचक संज्ञा से किसका बोध नहीं होता है? पद का, पक्षी के नाम का, पशु के नाम का, आदमी की जाति का। देखिए दोस्तों कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे पद में तो क्या आ जाएगा, मास्टर आदि। पक्षी के नाम में जैसे मोर, तो ये जातिवाचक संज्ञा ही है। पशु के नाम में जैसे घोड़ा, ये सब आ जाए। तो यहाँ सही आंसर होगा आदमी की जाति का। चलते हैं दोस्तों आगे। किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं नामवाची, संज्ञा, नामधारी, विशेष। दीजिए दोस्तों इसका सही आंसर। तो देखिए दोस्तों, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। सीधा सा प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है सम प्लस ज्ञा, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला। अतः किसी भी व्यक्ति, वस्तु, गुण, स्थिति का परिचय कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का दूसरा पर्याय है नाम। अतः किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। दोस्तों आपको
अभी भी कुछ कंफ्यूज बना हुआ है तो आपके जो स्रोत हैं पढ़ने के, तैयारी करने के, आप उनको दोबारा पढ़ लीजिए और दोबारा से इसका टेस्ट सीरीज दीजिए, दोबारा से हमारे वीडियो को देखिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और दोस्तों, जब आप परीक्षा देने जाएँ, परीक्षा के 15-20 दिन पहले जब आपकी तैयारी अलग अलग स्रोतों से बहुत मजबूत होगी, तब एक बार ज़रूर देखें और सब ये टेस्ट सीरीज़ ज़रूर दें। तो जब आप टेस्ट सीरीज़ देंगे, जब आपके सारे प्रश्न सभी सही होंगे, तो आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं और कन्फ्यूजन लेवल बिल्कुल कम होगा और आप परीक्षा में आसानी से बिना घबराहट के साथ परीक्षा दे पाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, शेयर करें दोस्तों के साथ और आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सोना चांदी में संज्ञा का भेद बताएं। समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, इनमें से कोई नहीं। दीजिए दोस्तों इसका सही आंसर। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, द्रव्यवाचक। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में नाप तोल की वस्तुओं, खनिज पदार्थों का बोध कराने वाली वस्तु आदि के नाम आ जाते हैं। इनका बहुवचन नहीं होता, इसमें एक अपवाद आ जाता है, जैसे लकड़ी। इनका लिंग नहीं बदलता, वचन नहीं बदलता, नित्य बहुवचन होते हैं, जैसे दूध, पानी, तेजाब, सोना, चांदी, दही आदि। और समूहवाचक संज्ञा वस्तुओं, प्राणियों के समूह बोध कराने वाली संज्ञा समूहवाचक संज्ञा कहलाती हैं। और समूह में भी 2 प्रकार के हो जाते हैं, जैसे सजीव और निर्जीव। जैसे सजीव में मेला, झुंड, सभा, कारवा आदि का समूह। निर्जीव में जैसे संभाग, बंडल, दर्जन, गुच्छा, मंडल आदि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। कुंज से संज्ञा शब्द का भेद बताएं। कुंज में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा समूहवाचक संज्ञा। मैंने अभी बताया था जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा की आपको मैंने परिभाषा बताई थी अभी आपको। समूहवाचक संज्ञा वह होती हैं जो वस्तु प्राणियों के समूह को बोध कराने वाली संज्ञा समूहवाचक संज्ञा कहलाती हैं। समूहवाचक संज्ञा 2 प्रकार के होते हैं, समूह 2 प्रकार के होते हैं, जैसे सजीव, मेला, झुंड, सभा, कारवा आदि का समूह। तो इसमें कुंज शब्द आया है, तो यह समूहवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा होगा, हमें आपको हमारे प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझाव दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? शिक्षक, विद्यार्थी, मंत्री और महेंद्र। बताइए दोस्तों, दीजिए इसका सही आंसर। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, महेंद्र। चलते हैं दोस्तों आगे। कोयला से संज्ञा शब्द का भेद बताए। कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताए। व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। दीजिए दोस्तों इसका सही आंसर। बताइए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी मैंने बहुत सारी परिभाषा बताई थी। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा जातिवाचक। देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए दोस्तों, मैंने अभी बताया था जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो नाप तोल की वस्तुएं, खनिज पदार्थों को बोध कराने वाली वस्तुओं के नाम आदि के नाम द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। तो कोयला क्या है? खनिज पदार्थ है। तो
तो यह किस में आता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसमें द्रव्यवाचक ऑप्शन दे नहीं रखा, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। तो इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर सही होगा, आंसर होगा जातिवाचक। देखते हैं इसकी व्याख्या दोस्तों आगे। देखिए, समूहवाचक तथा द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद हैं। कोयला द्रव्यवाचक संज्ञा है, लेकिन विकल्पों में द्रव्यवाचक नहीं दिया गया है, अतः जातिवाचक संज्ञा वाले विकल्प को ही सही माना जाएगा। तो ये थी दोस्तों प्रश्न नंबर 30 की सही व्याख्या। बने रहिए दोस्तों हमारी वीडियो में अंत तक, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे। अभी ये प्रश्न आपको दोस्तों रीट, प्री BSTC, ग्राम सेवक, पटवारी, SI से संबंधित जो भी परीक्षाएँ हैं, ऐसी सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें हिंदी व्याकरण आती हो, तो ये संज्ञा से संबंधित जितने भी रिलेटिव प्रश्न हैं, हमने सभी प्रश्न यहाँ लिए हैं। तो मैं मानता हूँ दोस्तों प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे और व्याख्या भी अच्छी लग रही होगी। तो बने रहिए दोस्तों अंत तक। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 31, मिठास शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। दोस्तों मैंने पहले बताया था मिठाई शब्द आया था उस टाइम कि मिठास शब्द हैं, तो मीठा का भाव दे रहा है, तो इसमें सही आंसर होगा इसका भाववाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें मीठा का भाव दे रहा है। और जो अगर मिठाई शब्द आ जाए तो वहाँ क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी हम टेस्ट सीरीज हिंदी व्याकरण के अनेक टॉपिक पर टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, ताकि आप हमारे वीडियो को देखते रहें और आपकी तैयारी अच्छी करते रहे। महात्म्य शब्द हैं क्रिया, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। बताइए दोस्तों, दीजिए इसका सही आंसर। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा भाववाचक। करते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या। महात्म्य शब्द महात्मा प्लस यह के योग से बना है। महात्मा जातिवाचक संज्ञा है, यह प्रत्यय लगने से यह महात्म्य के रूप में भाववाचक बन जाता है। इसी प्रकार स्वस्थ से स्वास्थ्य, तो इस प्रकार से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की पर। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? देखिए दोस्तों कितना अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? ऑप्शन नंबर 1 ममता, बैल, राधेश्याम। ऑप्शन नंबर 2 राधेश्याम, पन्नालाल, हिमालय। ऑप्शन नंबर 3 आम, साधना और ऊंचाई। और ऑप्शन नंबर 4 गाय, मूर्खता और चालाकी। दीजिए दोस्तों इसका सही आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न है, SI लेवल का प्रश्न है दोस्तों, आया हुआ प्रश्न है ये पहले भी। दीजिए दोस्तों इसका सही आंसर। पढ़िए ध्यान से और दीजिए इसका सही आंसर। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 राधेश्याम तथा पन्नालाल व्यक्तियों के नाम है तथा हिमालय स्थान विशेष का नाम है, तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। व्याख्या मैंने बता दिया आपको। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं? देखिए दूसरा प्रश्न, इससे अगला प्रश्न बहुत अच्छा है। ऑप्शन नंबर 1 धैर्य, चतुराई, प्रेम। कितना अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 अकेलापन, वृक्ष, दृढ़ता। ऑप्शन नंबर 3 खुलापन, पूर्णता, सूर्य। ऑप्शन नंबर 4 उदासी, शेर, चालाकी। पढ़िए दोस्तों और दीजिए इसका सही आंसर। भाववाचक संज्ञाएं पूछ रहा है दोस्तों इसमें।
देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, धैर्य, चतुराई, प्रेम। ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं। प्रश्न नंबर 35, विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द है। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा प्रश्न है। नहाता, नहाना क्रिया है। शिष्टता, खेलता, दौड़ना, विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, शिष्टता। नहाता, नहाता क्रिया है, खेलता क्रिया, दौड़ना क्रिया है, और ये शिष्ट, शिष्ट में ता प्रत्यय लगने से शिष्टता। उसी प्रकार उदार में उदारता, वीर में वीरता, सरल से सरलता। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, सब्सक्राइब अवश्य करें, घंटे के चिन्ह को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर उपलब्ध हो सके। हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। इसमें गरीबों शब्द हैं अवस्था सूचक विशेषण, संज्ञा, विशेषण और क्रिया। प्रश्न नंबर 36, देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर तो गरीबों शब्द हैं ऑप्शन नंबर 3, विशेषण। गरीबी भाववाचक संज्ञा है, जबकि गरीब विशेषण है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, नहीं है। शैशव, लोहा, लकड़ी, पुस्तक। देखिए दोस्तों, यहाँ पुस्तक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। यहाँ शैशव, शैशव यहाँ भाववाचक संज्ञा है, तो इसका सही आंसर होगा शैशव। देखिए इसकी सही व्याख्या। शिशु की भाववाचक संज्ञा शैशव। शिशुता, शिशुत्व होती हैं। शैशव अर्थात शिशु का भाव, अतः भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा शैशव शब्द में कोई जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यह भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आगे भी हम नए नए वीडियो में हिंदी व्याकरण के अलग अलग टॉपिकों टेट सीरीज लेके आएंगे, और साइकोलॉजी के रीट के अभ्यर्थियों के लिए साइकोलॉजी के भी टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, ट्रिक के साथ, व्याख्या सहित। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में कौन से शब्द विकारी नहीं होते हैं? नहीं होते। क्रिया, ऑप्शन नंबर 2 क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर 3 विशेषण, और ऑप्शन नंबर 4 सर्वनाम। निम्न में से कौन से शब्द विकारी नहीं होते? तो देखिए दोस्तों, विकारी शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार बदल जाते हैं वह विकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, ये होते हैं। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा विकारी नहीं होते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्रिया विशेषण। चलते हैं दोस्तों सेकंड लास्ट पर, प्रश्न नंबर 39 पर। दोस्तों, आने वाले वीडियो में हम रीट के अभ्यर्थियों के लिए भी साइकोलॉजी की वीडियो लेके आएंगे व्याख्या के साथ। अगर आपको हमारे टेट सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में विकारी शब्द हैं प्रतिदिन और रमेश के कारण। तो देखिए दोस्तों, प्रतिदिन और के कारण, तो ये तो क्या है? ये अव्यय हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जबकि रमेश, ऑप्शन नंबर 3, तो रमेश में इसमें लिंग पर, इसमें ई प्रत्यय लगाकर ये क्या हो जाएगा? रमेश, तो इसका यह स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो इसमें क्या परिवर्तन हो जाएगा, तो यह विकारी शब्द है। और जो परिवर्तन हो जाते हैं वह विकारी शब्द कहलाते हैं। दोस्तों,
कठिन कुछ भी नहीं है। आप तैयारी करने के जो स्रोत हैं उनको आप दोबारा पढ़िए और आप दोबारा टेस्ट दीजिए। आपके सभी प्रश्न सही होने के चांस रहेंगे। कन्फ्यूजन मिट जाएगा आपका, कॉन्फिडेंस मजबूत होगा, पढ़ावा स्थायी होगा। इसलिए आप टेस्ट सीरीज़ ज़रूर दें और दोस्तों से के साथ शेयर ज़रूर करें। देते हैं दोस्तों, निम्न में अविकारी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, संबंध बोधक, अव्यय। देखिए दोस्तों, इसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया ये तो विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये सब विकारी शब्द होते हैं, जबकि अविकारी संबंध बोधक, अव्यय यह अविकारी शब्द हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों, हार्ड कुछ भी नहीं है। आपके जो भी स्रोत हैं तैयारी करने के, आप उनको पढ़िए और टेस्ट देते रहिए। पढ़े हुए को स्थायी करने के लिए टेस्ट सीरीज देना ज़रूरी है। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे बैचलर एजुकेशन पॉइंट पर। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए टॉपिक की टेस्ट सीरीज़ के लेकर के। अगर आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें दोस्तों। आपका सहयोग मेरी नई ऊर्जा है, ताकि हम आने वाली वीडियो में और सुधार कर सकें। दोस्तों, हमने इस वीडियो में बहुत मेहनत की है और हमने सभी प्रकार के इसमें प्रश्न लिए हैं। आपको टेस्ट देकर भी लगा होगा कि प्रश्न सभी तरह के हैं। तो अगर दोस्तों आपको ये टेस्ट सीरीज़ अच्छी लगी है तो आप दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक की टेस्ट सीरीज़ लेकर के। जब तक बने रहिए बैचलर एजुकेशन पॉइंट पर। धन्यवाद।